हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, लेट मी जस्ट से कि सीबीएसई ने इसे काफ़ी सालों तक डिलीट कर रखा था। बच्चों को सिर्फ मैप पॉइंटिंग के लिए चैप्टर आता था, बट लास्ट ईयर ऑनवर्ड सीबीएसई ने वापस से ये चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया है इन योर सिलेबस। आउट ऑफ ऑल द ज्योग्राफी चैप्टर्स, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा रटने का चीज़ है, क्योंकि बहुत लोकेशंस है जो आपको याद करनी पड़ती है, बहुत फैक्ट्स है जो आपको याद करने पड़ते हैं और वो थोड़े बोरिंग भी लगते हैं, बट करना तो है ही। तो मेक श्योर कि इस चैप्टर को आप थोड़े टाइम पहले करना शुरू करो, प्रॉपर टेबल्स बनाओ, नोट्स बनाओ इस चैप्टर के। किसी और चैप्टर के लिए मैं नहीं कहती, बट जिसमें बहुत फैक्ट्स है ना, उसकी अगर आपकी टेबल रेडी है तो एग्जाम से जस्ट पहले आप उस टेबल को रेफर कर सकते हो और बार बार लर्न कर सकते हो, है ना। नहीं तो बुक में अगर बार बार खोलोगे तो थोड़े डर जाओगे और एग्जाम के टाइम घबराहट में कुछ याद नहीं रहेगा। तो दिस इज वन चैप्टर दैट यू शुड डू राइट नाउ एंड यू शुड स्टार्ट रिवाइजिंग वंस इन 2 वीक्स, वंस इन 3 वीक्स, सो दैट आप इसको दिमाग में घुसा पाओ। बाकी कुछ पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ कोर्स लॉजिक है। आई विल टेल यू कि कौन से पार्ट ऑफ द चैप्टर से 5 मार्कर यूजुअली आता है। कुछ पार्ट ऑफ द चैप्टर एज वी कम टूवर्ड्स द एग्जाम आई विल टेल यू कि आप क्या इग्नोर कर सकते हो। आज मैं आपको ये नहीं बताने वाली, क्योंकि आज तो अभी एग्जाम के लिए काफी टाइम है, तो आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह करना है, ठीक है। तो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। जल्दी से वीडियो को लाइक दे दो गाइस, लाइक का ऑप्शन वहीं पर है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। यू नो वेदांतु क्लास 9 एंड 10 चैनल इज फॉर क्लास 9 एंड 10 स्टूडेंट्स एंड यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो एसएसटी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। एंड वी मेक श्योर कि आप एटलीस्ट जो भी आपका पोटेंशियल है, चाहे वो 90% का हो, 95% का हो, उससे ज़्यादा ही लाओ एग्जाम में, ठीक है। दैट इज आवर एम हियर एट द वेदांतु प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स। तो मेक श्योर कि आप हमारे साथ जुड़े रहो और सारे सेशंस को अगर आप फॉलो करोगे तो मैं एसएसटी का गारंटी लेती हूँ कि आपको मज़ा भी आएगा सोशल स्टडीज़ में और आपके मार्क्स भी आएंगे। जो बच्चे इस वीडियो का रिप्ले देख रहे हैं, मे बी बिकॉज उनका एग्जाम आ रहा है और मुझे पता है एग्जाम से पहले आपके आग लगती है, तो आप यू कैन वॉच इट एट 1.25 या 1.5x स्पीड जस्ट सो दैट इट्स अ गुड एंड फास्ट रिविजन, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम है सुरभि गुप्ता, योर सोशल स्टडीज एजुकेटर। मैंने बैचलर्स किया है लेडी श्री राम कॉलेज से, मास्टर्स किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। कुछ सालों से मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, बट यूट्यूब पे मुझे 1 साल भी नहीं हुआ है इस चैनल पे, बट आई एम एंजॉइंग इट, मज़ा आ रहा है मुझे। मैं चाहती हूँ कि सुरभि एसएसटी मतलब सुरभि मैम हो जाना चाहिए फॉर क्लास 9 एंड 10। इसलिए जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड इस चैनल के बारे में अपने सारे दोस्तों को बताइएगा, ठीक है। चलो वीक के स्केड्यूल को देख लेते हैं। तो एज यू नो आई हैव ऑलरेडी डन अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन कॉल्ड व्हाट आर द ट्रिक्स टू एस असर्शन रीजन क्वेश्चंस। कि असर्शन रीजन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, और मैंने बहुत अच्छा उसमें प्रैक्टिस टेस्ट भी कराया है। कुछ हो ना हो आप लोग जाके उस वीक क्विज को कर सकते हो, प्रैक्टिस टेस्ट को कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो के। फिर मैंने ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी कराया, जो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है। आई हैव नॉट डन द फुल चैप्टर, वो भी हम करेंगे क्योंकि चैप्टर को समझना जरूरी है, बिकॉज इट इज कमिंग इन योर इंटरनल असेसमेंट। बट एज अ बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो सब हमने इस सेशन में कर लिया है। नहीं देखा है तो देख लेना। अब हमने आज 3 बजे, कौन कौन थे मेरे साथ, लाइव सेशन था ये 3 बजे वाला, हमने असर्शन रीजन क्वेश्चंस किए सिविक्स से। तो अगर आप लोग नहीं थे, सैड फॉर यू, तो आ जाना। अब हम बहुत सारे असर्शन रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, स्पेसिफिक सेशंस करने वाले हैं आगे चल के, सो दैट आपको उन टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो, ठीक है। फिर हम आते हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पे, जो हम आज कर रहे हैं। इसका L2 जो है आपको कल मिल जाएगा, 1 बजे दोपहर को हम लोग करेंगे, बिकॉज
पता नहीं क्यों, राइट। एंड फिर हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन आने वाला है 4 बजे, एंड दैट इज द एनालिसिस ऑफ सोशल स्टडीज का टॉपर का आंसर शीट। तो लास्ट ईयर उसके पिछले साल का जो टॉपर का आंसर शीट है उसको हम एनालाइज करेंगे समझने के लिए कि एक एवरेज बच्चा एक टॉपर बच्चे की तरह आंसर कैसे लिख सकता है। एंड डू यू रियली नीड टू हैव परफेक्ट इंग्लिश और परफेक्ट डेट्स और सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तभी आपको फुल मार्क्स आएंगे? इसका जवाब आपको इस सेशन में मिलेगा विद क्या बोलूं, विद प्रूफ कि सच क्या है झूठ क्या है। फिर हम लोग करने वाले हैं इसी चैप्टर के मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के सारे मैप्स, क्योंकि मैप्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। एंड देन वी आर गोना डू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये है हमारा दिस इज हाउ दिस हफ्ता लुक्स लाइक। लेट्स स्टार्ट विद द मोटिवेशन। काम इज अ सुपर पावर, डोंट लेट स्ट्रेस किल योर हैप्पीनेस। इसके बारे में मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी क्योंकि दिस इज समथिंग दैट अ डॉक्टर रिसेंटली टोल्ड मी। उन्होंने बोला कि हमारे में और पिछले ज़माने के लोगों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि हमारे में बचपन से ही आजकल क्रॉनिक स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस इज एक्चुअली अ गुड हार्मोन। जब हम लोग लाइक बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, 1 बिलियन ईयर अगो और समथिंग, जब हम लोग हंटर गैदरर्स थे और हंटिंग करते थे और एक वाइल्ड एनिमल हमारे पीछे आता था तो हम भागते थे और हमारा बॉडी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता था। इट वॉज अ वे ऑफ आवर बॉडी प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स। अगर खरोच आ गई तो इन्फ्लेमेशन हाई कर रहा है, हार्ट बीट हाई कर रहा है, जिससे वो जल्दी से जल्दी हील हो पाए, है ना, जल्दी से जल्दी दौड़ पाए। So that is a stress hormone. That is why like it's a good hormone. It's not a bad hormone. है ना। प्रॉब्लम ये है कि अब हमें ऐसा लगता है कि हम पूरे टाइम खतरे में हैं। हमारा स्ट्रेस लेवल पूरे टाइम हाई रहता है क्रॉनिक स्ट्रेस, जिसकी वजह से गुड हार्मोन बैड हार्मोन बन गया है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप एक्सट्रीम में करोगे तो बुरी बन जाती है। तो याद रखना कि यू हैव टू, स्ट्रेस सबको होता है, मुझे भी होता है कि मुझे बहुत क्लासेस लेनी है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट वी नो हाउ टू गेट ओवर आवर स्ट्रेस, है ना। वो बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये कर पाते हैं वो लंबी ज़िंदगी भी जीते हैं और वो खुशहाल ज़िंदगी भी जीते हैं, सक्सेसफुल ज़िंदगी भी जीते हैं। ठीक है, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट नोइंग कि भाई कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है, इट्स ऑल्सो नोइंग कि आप अपना स्ट्रेस को रिलीव कैसे कर पाओ। ऑलराइट, चलो लेट अस स्टार्ट विद फुल लेक्चर ज्ञान आई हैव गिवन। अब सेशन पे आते हैं। तो गाइज लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर किया था, उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, होमवर्क क्वेश्चंस। देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया और सही जवाब था क्या। What is the main reason why MNC set up offices and factories for production in areas of cheap labor and resources? MNC जो है cheap labor और resources वाले areas में offices set up क्यों करती है? क्योंकि उनको अपना प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना होता है और प्रॉफिट इंक्रीज करना होता है। ठीक है, Which one of the following is not a factor that has enabled globalization? ग्लोबलाइजेशन के 2 फैक्टर्स हमने पढ़े थे, टेक्नोलॉजी और फॉरेन पॉलिसी। तो टेक्नोलॉजी है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी अराउंड द वर्ल्ड भी फैक्टर है। ये नहीं है, प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड बैरियर इज नॉट अ फैक्टर। अगर हमने ट्रेड बैरियर लगा दिया, है ना, ट्रेड बैरियर लगा दिया किसी भी देश में, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आसानी से नहीं होगा, तो ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा। नहीं समझ आ रहा तो चैप्टर देख लेना। टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टैक्स बैरियर। अगर हमने इम्पोर्ट पे एक बैरियर लगा दिया, रुकाव लगा दिया, तो दैट इज टैक्स ऑन इम्पोर्ट। सो लेट्स लुक एट आवर होमवर्क सुपरस्टार्स। वी हैव अंशवंश त्यागी, स्मिता जैन, थैंक यू बच्चा, दिव्या, जिश्ना जैर, सुमीत एंड वंशिका चौहान who have given the correct answers. इनको एक बहुत राउंड ऑफ अप्लॉज मैं देती हूँ बिकॉज दीज गाइज आई नो हैव बीन कंसिस्टेंट टू एवरी क्लास। बार बार मैं यही कहूँगी गाइज, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, अगर आप अपना टाइम मैनेज कर पाओगे, अगर आप SST को एक हफ्ते में 3 घंटा भी दोगे ना, तो भी काफ़ी है टू गेट 95%। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। What is a mineral? पहले हम पढ़ेंगे मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है, रॉक क्या होता है, रिफाइनरी क्या होती है, माइनिंग क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे कि मिनरल्स पाए कहाँ जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि क्या है मिनरल्स का क्लासिफिकेशन, थोड़ा साइंस है इसमें, फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, रॉक मिनरल्स। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। फाइनली हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कॉन्जर्वेशन ऑफ मिनरल्स और मिनरल्स का डेट्रीमेंटल मतलब एक बुरा इम्पैक्ट क्या होता है एनवायरनमेंट पे और माइनर्स पे। ठीक है, ये सब हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए हम इस पूरे चैप्टर को हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट।
मिनरल्स जो है इट इज एन इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब वो हमारी जिंदगी का एक ऐसा पार्ट है जिसको हम डिस्पेंस नहीं कर सकते, हम इसके बिना जीवन नहीं जी सकते। अगर हम आज सुबह से उठ के सोचे तो हमने पानी किया पिया तो उसमें मिनरल था, हमने टूथपेस्ट से टूथब्रश किया तो उसमें मिनरल था, कढ़ाई में अपना खाना बनाया तो कढ़ाई मिनरल से बना है, घर जिसमें आप रह रहे हो वो मिनरल से बना है, हर चीज में, एरोप्लेन हो, कार हो, हर चीज जो एक छोटी सी पिन से लेकर बड़े से स्पेसशिप तक मिनरल से बना है ना। तो मिनरल्स के बिना जीवन अधूरा है ना। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम कितना मिनरल कंज्यूम करते हैं, दैट इज ओनली 0.3% ऑफ आवर टोटल न्यूट्रिएंट्स, मतलब आउट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स वी हैव, चाहे वो विटामिन्स हो, प्रोटीन हो, मिनरल्स ओनली कॉन्स्टिट्यूट 0.3%। लेकिन इस 0.3% के बिना कोई भी लाइफ का प्रोसेस इम्पॉसिबल है। बायो में पढ़ाती है ना मैम लाइफ प्रोसेसेस, राइट, तो चाहे वो रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, न्यूरल सिस्टम हो, ये सब चीजें इम्पॉसिबल है विदाउट इनटेक ऑफ दैट 0.3% मिनरल्स। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द 97%, वो 99.7% की फंक्शनिंग के लिए हमें इतना मिनरल चाहिए ही चाहिए। अच्छा, आपकी बुक में ये चीज लिखा है टूथपेस्ट क्लीन्स योर टीथ, है ना। हम सब मानते हैं टूथपेस्ट क्लीन्स योर टीथ, तो हमने ये भी ऐड में देखा है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो जी हाँ, ये क्यों बोला जाता है ऐड में कि आपके टूथपेस्ट में नमक है? इसका लॉजिक है कि आपके टूथपेस्ट में वो सारे मिनरल्स हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू कीप योर टीथ क्लीन। तो एक टूथपेस्ट में कितने मिनरल्स होते हैं ये देखते हैं। अब्रेसिव मिनरल्स, अब्रेसिव मतलब जो थोड़े हार्श मिनरल्स होते हैं जो एक्चुअली टीथ को क्लीन करते हैं, जैसे सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, फॉस्फेट्स होते हैं। वैसे ही फ्लोराइड होता है किसी भी टूथपेस्ट में जो कैविटी हटाता है। आजकल एक बहुत इंटरेस्टिंग टूथपेस्ट आने लगा है मार्केट में, नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब फ्लोराइड नहीं होगा तो कैविटी होगी ना, है ना, तो फ्लोराइड काफी ज्यादा जरूरी है उसके लिए। माइका होता है जो आप कभी कभी पेस्ट में देखते हो थोड़ा स्पार्कली होता है ना, पेप्सोडेंट रेड कलर के, तो माइका से होता है। मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड अप ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड जो मिनरल से आता है, जैसे रूटाइल, इल्मेनाइट और एनाटेज, राइट, स्पार्कल माइका से आता है। और जो टूथ ब्रश है और जो टूथ आपका पेस्ट है ये प्लास्टिक से बनता है विच इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, राइट। तो आप समझ सकते हो कि एक टूथपेस्ट में कितने सारे मिनरल्स हैं, कितना जरूरी है ये हमारी जिंदगी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, हाउ डू वी यूज मिनरल्स इन एवरीडे लाइफ। तो एक बेसिक सा 5-6 पॉइंट्स दिमाग में रख के जाना। अब लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अ मिनरल। मिनरल एक ऐसी चीज होती है जो नेचुरली अकरिंग होती है ना, भगवान की दी हुई होती है, लैब में हम नहीं बनाते, घर पे हम नहीं बनाते, राइट। इट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक तरीके का। आयरन जो है Fe ही होगा, कॉपर जो है Cu ही होगा, है ना, एक ही तरीके का होता है, होमोजीनियस होता है। और उसका डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर टू इट, है ना। ऐसा नहीं होता कि कभी आयरन का मन करा तो अलग बॉन्ड बना लिया, मतलब देयर इज अ प्रॉपर केमिकल स्ट्रक्चर टू इट। तो 3 चीजें, नेचुरली अकरिंग, है ना, डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर और होमोजीनियस, ऐसी चीज को हम मिनरल बोलते हैं। अब मिनरल जो है अलग अलग फॉर्म में होते हैं, कभी कभी इतने सॉफ्ट होते हैं जैसे टैल्क, जैसे टैल्कम पाउडर से भी बनता है, और हार्ड होते हैं डायमंड की तरह। तो काफी वेरिएशन होता है उनमें, और ये वेरिएशन इसलिए होता है दैट डिपेंड्स अपॉन वो कैसे फॉर्म हुए, कितने ड्यूरेशन में फॉर्म हुए, किस फिजिकल लोकेशन में फॉर्म हुए, किस कंडीशन में फॉर्म हुए, उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्या मिनरल फॉर्म हो रहा है, राइट। नाउ देयर इज समथिंग जो थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऑल्दो आप पढ़ते हो पहले भी, एंड दैट इज द डिफरेंस ऑफ रॉक, ओर्स, ठीक है। रॉक्स और ओर्स में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक और चीज मैंने बोली थी, मिनरल्स तो आपको समझ आ ही गया, रॉक और ओर्स, और फाइनली रिफाइनरी, ठीक है। तीनों में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। रॉक का मतलब होता है पत्थर, है ना, ए पत्थर मारूंगा तुम्हें, वो रॉक है, दैट इज रॉक, पत्थर, राइट। अब पत्थर किसी भी चीज का बन सकता है, वो मिट्टी का होता है, उसमें सीमेंट पार्टिकल होते हैं, यू नो, ऐसे बड़े बड़े कुछ भी इम्प्योरिटी होती है, रॉक कुछ भी हो सकता है। पर बहुत सारे रॉक्स में मिनरल्स होते हैं, है ना, मिनरल्स होते हैं काफी सारे रॉक्स में। अब जिस रॉक में काफी ज्यादा मिनरल हो, इतना मिनरल हो कि इट इज इकोनॉमिकली वायबल टू एक्सट्रैक्ट इट, है ना, लेट्स से 50-60% मिनरल हो, तो आपको लगेगा हाँ यार इसमें फायदा है कि मैं उसको निकालूं, राइट, दैट रॉक बिकम्स अ ओर।
समझ गए? अब एक सूप है, उसमें पानी पानी है, आप कहोगे यार इसमें से क्या ही मैं खाऊं, छोड़ो ये तो पत्थर है, पर उसी सूप में बहुत सारे मशरूम्स है जो काफी न्यूट्रिशियस है, तो आप उसको बोल सकते हैं मशरूम सूप है, मशरूम निकाल के खा लेता हूं मैं, राइट? तो वही पत्थर जिसमें काफी ज्यादा एक तरीके का मिनरल हो, दैट मेक्स इट गुड एंड इजी टू एक्सट्रैक्ट, उसको आप बोलते हैं ओर। तो जब हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं तो तब हम यहाँ पर माइनिंग करते हैं, दैट इज व्हेन माइनिंग इज डन। नहीं तो माइनिंग विल नॉट बी डन, माइनिंग का फायदा ही नहीं है ना, राइट? चलो, कभी तो होता है ना होटल वाले सूप ले आते हैं, मशरूम सूप, एक मशरूम होगा उसमें नुन्ना सा, और आप कहोगे भाई ये क्या था, ये पत्थर है और चाहिए मुझे मशरूम सूप लाओ, ऐसा मत बोलना, वेटर आपको समझेगा भाई ये क्या हो रहा है। एनीवेज, तो रॉक जो है लाइमस्टोन होता है, सम रॉक्स लाइक लाइमस्टोन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मिनरल, लाइम होता है लाइमस्टोन में। कुछ रॉक्स होते हैं जिसमें अलग अलग मिनरल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रोपोर्शन में मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स अलग अलग कलर के होते हैं, हार्डनेस के होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म्स कुछ कुछ छोटे क्रिस्टल्स के होते हैं, कुछ कुछ बड़े क्रिस्टल्स के होते हैं, अलग लस्टर मतलब शाइन होती है उनमें, अलग अलग डेंसिटी और वेट के वो लोग होते हैं, और अलग अलग फिजिकल और केमिकल कंडीशंस में वो फॉर्म होते हैं, फॉर्म्यूलेट होते हैं। अब हम स्टडी ऑफ मिनरल्स की बात करें तो दो ग्रुप ऑफ पीपल स्टडी मिनरल्स। पहले हैं आपके जोग्राफर्स। जोग्राफर्स होते हैं जो सरफेस पे आपको जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसको स्टडी करते हैं, और ये भी स्टडी करते हैं कि उसकी क्या इकोनॉमिक वायबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोल है तो पेट्रोल को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट जोग्राफर्स काम करते हैं। दे स्टडी अबव द अर्थ। जो आपके जियोलॉजिस्ट है वो अर्थ के अंदर भी जाते हैं, वो समझना चाहते हैं कि भाई ये रॉक पैदा कैसे हुआ, इसकी एज क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जोग्राफर्स इज मोर एसएसटी बट जियोलॉजिस्ट इज मोर साइंस, ठीक है। चलो, अब मिनरल्स को क्लासिफाई करते हैं। मिनरल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स। मेटालिक होता है जिसमें मेटल होता है, जिसमें लस्टर होता है, डार्कनेस बोल रही हूँ, डार्कनेस, बैटमैन, जिसमें लस्टर होती है, शाइन होती है, आपने साइंस में पढ़ा होगा मेटल के प्रॉपर्टीज, जिसमें कंडक्टिविटी होती है, जो हार्ड होता है, ऑल ऑफ दैट इज मेटालिक मिनरल्स। वी कैन डिवाइड इट इनटू फेरस, नॉन फेरस या प्रेशियस मेटल्स। फेरस होता है जिसमें आयरन होता है, आयरन कंटेंट होता है। नॉन फेरस होता है जिसमें आयरन कंटेंट बहुत कम या नहीं होता, जिसमें आयरन की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। प्रेशियस मिनरल्स होते हैं जो प्रेशियस होते हैं, जो इसकी वैल्यू बहुत होती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, है ना। नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं जिसमें कोई मेटल नहीं होता, जो मेटालिक नहीं है, ना हार्ड है ना शाइन है, जैसे माइका हो गया, सॉल्ट हो गया, पोटाश हो गया, लाइमस्टोन हो गया। फिर आते हैं आपके एनर्जी मिनरल्स, जैसे हमें एनर्जी मिलता है, पावर मिलता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स पाए कहाँ जाते हैं? मिनरल्स ओर में पाए जाते हैं, वो वाले पत्थर में पाए जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन होता है एक पर्टिकुलर मिनरल का। देखो, एक पत्थर में काफी सारे मिनरल्स हो सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर मिनरल अगर ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं और, वहां हम बोलते हैं कि हाँ मिनरल्स अवेलेबल है, इट इज कमर्शियली वायबल टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल, ठीक है। The quality and cost of the mineral is determined by the type of formation and their extraction method. क्या हमको वो मिनरल एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि कितना पैसा लग रहा है उसको एक्सट्रैक्ट करने में। लेट्स से अगर 10,000 रुपए एक्सट्रैक्ट करने में लग रहे हैं, पर वो मिनरल का वर्थ सिर्फ 5,000 रुपए है, तो कोई फायदा नहीं है ना उसमें मेहनत करने का, राइट। तो द वैल्यू इट शुड बी कमर्शियली वायबल, फायदा होना चाहिए इकोनॉमिकली टू एक्सट्रैक्ट इट, ठीक है। अब थोड़ा सा वापस से कुछ पिछले क्लासेस में चलते हैं टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब हमें पता है कि मिनरल्स पत्थरों में पाए जाते हैं और ओर्स में पाए जाते हैं, बट किस टाइप के पत्थर एग्जिस्ट करते हैं हमारी दुनिया में? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पत्थर, है ना। पहला है आपका इग्नियस रॉक। आपको याद होगा 7th में आपने पढ़ा था कि जो आपका लावा है, जो आपके अर्थ के मैग्मा में होता है, वो जब आता है वोल्केनिक इरप्शन में एंड सरफेस पे आता है तो देन इट कूल्स डाउन, वो कूल डाउन करता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वो लावा जब कूल डाउन करता है, इट टर्न्स ब्लैक एंड इट बिकम्स इग्नियस रॉक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट हो गया, प्यूमिस हो गया, ऑल ऑफ दीज ऑब्सीडियन हो गया, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक। फिर हम आते हैं सेडिमेंट्री रॉक से। द वर्ड कम्स फ्रॉम द
लाइक इट डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड सेडिमेंट। सेडिमेंट होता है कि जैसे आप लोगों ने चाय पी, तो चाय पीने के बाद आखिरी में आपको कुछ 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 नीचे दिखता है, नो काला काला काला, तो दैट इज नथिंग बट सेडिमेंट। वैसे ही जब नदी है वो अपना पानी वानी लाती है तो अपने साथ काफ़ी सेडिमेंट्स लाती है जो डिपॉजिट करती है नीचे। हवा भी लाती है, पानी भी लाता है, बारिश भी लाता है, तो ये सेडिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट हो के इन मिलियंस ऑफ ईयर्स सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। जैसे आपका लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ऑल ऑफ दीज आर सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों ही अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, अगर वो एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर उनको मिल रहा है मिलियंस ऑफ ईयर्स, जैसे इग्नियस रॉक है वो यहाँ पर है कहीं वॉल्केनो के जस्ट नीचे, मतलब अर्थ के जस्ट नीचे, और फिर इसके ऊपर घर बन गए और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई, या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो लेयर पे लेयर बनाने लग गई, तो लेयर इतना बड़ा लेयर है तो नीचे वाले जो लेयर्स हैं वो अंडर एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में आ गए, तो अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर में इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। हम भी एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में डीमन में ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं जब हमें बहुत बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर और हीट आता है ना, तो यहाँ भी ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है और मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होते हैं, जैसे मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, ऑल ऑफ दीज आर क्या हुआ, ऑल ऑफ दीज आर मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अब इन रॉक्स में पाए जाते हैं आपके मिनरल्स। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? दे कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेन्स एंड लोड्स, रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड रॉक, एल्यूवियल डिपॉजिट्स, बेड्स एंड लेयर्स या ओशन वाटर। सबको हम लोग ठीक से समझेंगे। वेन्स एंड लोड्स, वेन्स होता है पतली पतली जो हमारी वेन्स होती है ना बॉडी में, क्या बोलते हैं इसको हम? नसें बोलते हैं। तो रॉक में अगर आपको पतले पतले नसे टाइप आपको एक क्रैक दिख रहा है और उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, कभी कभी इन्हीं रॉक में मोटे मोटे जो है आपको एक क्रेविस दिखता है या क्रैक दिखता है, इसको आप लोड बोलते हो। तो मिनरल्स समटाइम्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में आपको दिखाई देता है इन क्रेविस, फॉल्ट, जॉइंट या क्रैक्स। इसे फॉल्ट हो, क्रेविस हो, मतलब ये जो आपके क्रैक्स है ना, इसी को आप क्रेविस और फॉल्ट और ये सब बोलते हो। ठीक है, तो जो स्मॉलर अकरेंस को आप वेन्स बोलते हो और यहाँ लार्जर अकरेंस को लोड्स बोलते हो। यहाँ पर मिनरल्स जो आपको पाए जाते हैं वो लिक्विड या मोल्टेन फॉर्म में पाए जाते हैं या गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू द ग्रेविटीज टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। तो गैसियस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में वो अर्थ की सरफेस तक आते हैं और फिर वो कूल होके सॉलिडिफाई हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल टिन, कॉपर, जिंक और लेड। ठीक है, टिन, कॉपर, जिंक और लेड। आपको ये दिख रहा है ना, शायद कॉपर सा लग रहा है मुझको। ठीक है, तो भाई ये जैसे आपका पत्थर है ना, और आपका ये इग्नियस रॉक है, समझ लो, ये लावा है, सॉरी लावा। अब लावा जो है आया पर ऊपर पूरा वॉल्केनिक इरप्शन नहीं किया, बस उसने अर्थ के सरफेस के जस्ट नीचे जो है सॉलिडिफाई कर दिया। अब यही मिनरल अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। इसमें कुछ मिनरल्स होंगे। किस टाइप के मिनरल्स होंगे? इसी टाइप के मिनरल्स होते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं बेड्स और लेयर्स पे, मतलब कि यू ऑल्सो फाइंड मिनरल्स इन द बिटवीन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आपके भाई जो आपका सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है उसके बीच में आपको कभी कभी एक्यूमुलेशन दिखता है इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा, राइट। कोल एंड आयरन ओर आर फॉर्म्ड अंडर हीट एंड प्रेशर। कोल फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि बहुत मार्शी स्वॉर्म्स, मतलब बड़े बड़े जो बड़ी लीव्स वाले प्लांट्स होते हैं, जब वो दब जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स में वही कोल बनते हैं, राइट। जिप्सम एंड पोटाश सॉल्ट भी आपको मिलता है इन एरिड एरियाज, इन ड्राई एरियाज, वहाँ पर जिप्सम और पोटाश सॉल्ट मिलता है क्योंकि पानी इवेपोरेट हो जाता है और पत्थरों के बीच में ये सब सॉल्ट्स आपको मिल जाते हैं। क्लियर? चलो, तीसरा है रेसिडुअल मास ऑफ, भाई साहब हेलो, हाँ आज नहीं होगी? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आ जाना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। सॉरी गाइज,
माई मेड वॉज कॉलिंग एंड एज यूजल छुट्टी ली है उन्होंने, तो फिर खाना बनाना पड़ेगा क्लास के बाद। चलो कोई बात नहीं। तो रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल क्या होता है कि कभी कभी पत्थर जो है डिकम्पोज कर देता है, मतलब कि लेटर से पत्थर है, बहुत इरोजन के वजह से, बहुत वेदरिंग के वजह से उसमें एक होल हो गया एक तरीके का, इस तरीके का हो गया आपका रॉक। अब यहाँ रॉक में मिनरल्स वगैरह, और यही जो पत्थर है डिकम्पोज होके पत्थर भी अंदर ही टूटने लगा, मिनरल्स भी यहाँ डिपॉजिट होने लगे। बहुत सालों में होता है, बहुत अलग अलग फिजिकल और केमिकल कंडीशंस में ये सब होता है। एंड दैट ऑल्सो ऐसे बॉक्साइट बनता है, इस तरीके से बॉक्साइट बनता है पत्थरों में वेदर्ड मटेरियल से, है ना। चौथा है एल्यूवियल डिपॉजिट्स। अब आपको पता है जब नदियां पहाड़ से नीचे आती है तो खाली हाथ नहीं आती, अपने साथ काफी सिल्ट और मिनरल्स लाती है, और ये फुटहिल्स ऑफ द पहाड़ पे अपना सिल्ट को डिपॉजिट कर देती है ना। तो ये जो डिपॉजिशन है इसको हम बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स। इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टिन हो गया, प्लैटिनम हो गया। ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो पानी से करोड़ नहीं होते, इसीलिए तो है हमारे पास, नहीं तो करोड़ हो जाएंगे, राइट। तो पानी से वो करोड़ नहीं होते। बहुत बार आप देखोगे कि ऐसी जगहों पर लोग छानते भी हैं नेट के थ्रू और इनको ये मिनरल्स मिलते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल नहीं होते, यहाँ माइनिंग नहीं होती, क्योंकि ये बहुत कम होते हैं क्वांटिटी में, और इट इज़ नॉट मतलब ऐसा नहीं कि पैसा आप काफ़ी कमाओगे इसको माइन करने में, है ना। तो ये काफ़ी कम होता है, राइट। फिर आपको मिनरल सी बेड पे भी मिलता है, सी के बेड में काफ़ी मिलता है, जैसे आपका कॉमन सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमाइन हो गया, मैंगनीज नोड्यूल्स हो गए। प्रॉब्लम बस ये है कि सी बेड तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना मिनरल को और मुश्किल है, और कभी कभी मिनरल्स बहुत डिफ्यूज है, सी ओशन इतना बड़ा है ना, तो इसीलिए यहाँ भी बहुत ज़्यादा माइनिंग नहीं होती, ठीक है। तो यार इस पार्ट पे क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का, अलग अलग वेज इन विच मिनरल्स कैन बी फाउंड, या फिर एमसीक्यू आ सकता है। तो लॉजिक और बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स अराउंड द कंट्री। क्या हमें हर जगह एक ही तरीके के मिनरल्स मिलते हैं? नहीं, ये बहुत ज़्यादा अनइवन है। फॉर एग्जांपल पेनिनसुला रॉक्स में अगर आप देखो, साउथ में अगर आप देखो, तो ये आपको पता है कि गोंडवाना का पार्ट हुआ करता था हमारा पेनिनसुला पूरा प्लेटो, है ना। तो ये वाला पार्ट में काफ़ी आपको वैसे मिनरल्स मिलते हैं जो विच आर मेड इन मिलियंस ऑफ ईयर्स, राइट। जैसे आपके रिजर्व्स ऑफ कोल हो गया, मेटालिक मिनरल्स हो गया, माइका हो गया, और काफ़ी नॉन मेटालिक मिनरल्स, काफ़ी मिनरल्स आपको इस प्लेटो में मिलते हैं। वैसे ही अगर आप सेडिमेंट्री रॉक्स देखो ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ पेनिनसुला, यहाँ पर ये जो आपके रॉक्स है जहाँ पर काफ़ी रिवर्स भी डिपॉजिट करती है, काफ़ी आपको पहाड़ भी दिखते हैं, पुराने पहाड़, है ना, क्योंकि ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ ओल्ड लैंड मास। तो यहाँ आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलियम डिपॉजिट्स मिलता है इन गुजरात एंड आसाम, राइट। पेट्रोलियम बिग बॉय जो है वन ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट आसाम में है, राइट। राजस्थान डेजर्ट में आपको यूजुअली कॉपर वगैरह मिलता है, तो राजस्थान में रिजर्व्स ऑफ नॉन फेरस मेटल्स, राइट, जिसमें आयरन नहीं है, जैसे कॉपर हो गया। एल्यूवियल प्लेन्स, जो आपका एल्यूवियल प्लेन्स है जहाँ पर नदियाँ जो है वो अपना डिपॉजिट करती है, एज आई टोल्ड यू प्लेसर डिपॉजिट्स करती है, पर वो इतना इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, तो इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल फॉर अस, ठीक है। सो दीज वेरिएशंस क्यों अकर करते हैं? दे अकर बिकॉज ऑफ डिफरेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। पेनिनसुला प्लेटो किसी और एज का है, हिमालयाज बहुत ज़्यादा यंग है, तो हर चीज़ अपने हिसाब से बनी है और अपने टाइम में बनी है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस ड्यूरिंग दैट टाइम, राइट। तो टाइम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, ऑल ऑफ दीज प्ले अ इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। अब किसी को कहीं भी माइनिंग कब शुरू की जाती है? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट एंश्योर कि हाँ इस रिजर्व में जहां पर मिनरल्स है वहां पर हमको माइनिंग करना चाहिए, इट विल बी इकोनॉमिकली वायबल। दैट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओर, पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओर, है ना, कि भाई कितना ज्यादा मिनरल है किसी भी ओर में, दैट मतलब उसके हिसाब से हम लोग माइनिंग का स्टेप लेते हैं। दूसरा है कितना इजीली एक्सट्रैक्ट हो रहा है, और तीसरा है क्लोजनेस टू द मार्केट, है ना। तो पहला है कि भाई मिनरल में कितना और है, कितना इजीली हम उसे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, और कितना ही मार्केट के क्लोज है, राइट। अब टू मीट द डिमांड द चॉइस, अब इसके हिसाब से हम लोग अपना चॉइस करते हैं कि भाई यहाँ पर माइनिंग करनी है या नहीं करनी। बहुत बार आप देखोगे लोग कहते हैं यार यहाँ काफ़ी आयरन है बट यहाँ भी माइनिंग हो नहीं रही है, या तो हो सकता है हमारे पास टेक्नोलॉजी ना हो, या फिर बहुत महंगा पड़ रहा हो हमें उसे एक्सट्रैक्ट करने का, या फिर मार्केट से काफ़ी दूर है, कोई भी रीज़न हो सकता है,
ठीक है। व्हेन दिस इज डन अ मिनरल रिजर्व टर्न्स इनटू अ माइन। जो डिपॉजिट है वो तभी माइन में बदलता है अगर ये फैक्टर्स जो है पूरे हो रहे हैं, ये कंडीशंस पूरे हो रहे हैं। अब मिनरल्स को आप डिवाइड करते हो इनटू डिफरेंट फेरस, नॉन फेरस और प्रेशियस मेटल्स। फेरस मिनरल्स की अगर हम बात करें तो वो मिनरल्स है जिसमें आयरन कंटेंट है, जो आयरन की प्रॉपर्टी शो करता है। दीज आर यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ मेटल वाली जो इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कढ़ाई हो गई, एरोप्लेन हो गया, तो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में इनको यूज किया जाता है। इंडिया के पास भी काफी ज्यादा फेरस मिनरल्स हैं, राइट। तो आयरन की बात करें तो आयरन इज द बैकबोन। आयरन एंड स्टील दो चीजें, जो दो मेटल्स है जिसको बोलते हैं इज द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्री, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खुद में बहुत जरूरी है, उसी से बाकी इंडस्ट्रीज चल रही है, क्योंकि जो मशीनें हैं बाकी इंडस्ट्रीज की वो आयरन एंड स्टील से बनी है, समझ रहे हो। दैट इज वाई इट इज अ फीडर इंडस्ट्री, दैट इज वाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री। तो आयरन इंडिया में काफ़ी गुड क्वालिटी है, जो हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज दैट मीन्स एज अ कंट्री हम डेवलप कर सकते हैं, हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। दो वैरायटी ऑफ आयरन होते हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। आई थिंक एक और होता है पर वो आप साइंस में पढ़ते हो, अभी यहाँ पर नहीं है, थैंक गॉड। तो मैग्नेटाइट होता है बहुत फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर, जिसमें 70% आयरन होता है। इट हैज़ एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज और इसको इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। फिर होता है आपका हेमेटाइट। हेमेटाइट में लो आयरन कंटेंट होता है 50 to 60%। यहाँ पर ये वाला ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज़ होता है क्वांटिटी में। तो अगर आपको क्वालिटी चाहिए गो फॉर मैग्नेटाइट, और अगर आपको क्वांटिटी चाहिए गो फॉर हेमेटाइट, ठीक है। ऑलराइट, अगर हम इंडिया में देखें तो मोस्ट ऑफ द आयरन और 4 स्टेट्स में पाया जाता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। JOCK, जॉक में पाया जाता है आपका आयरन। देखो वाह, ऑन द स्पॉट बना लिया हमने। जॉक में पाया जाता है आयरन, जोकर है जोकर, तो जोकर में पाया जाता है आयरन, वेर यू हैव झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका, एंड द रेस्ट ऑफ द 3% आपको बाकी स्टेट्स में मिलता है, ठीक है। अब मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया इज ओडिशा, एज आई टोल्ड यू, ओडिशा झारखंड बेल्ट। ओडिशा झारखंड तो आपको याद रहेगा, है ना। तो यहाँ है आपका ओडिशा झारखंड बेल्ट, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपको अच्छा क्वालिटी हेमेटाइट मिलता है। कभी कभी ये ना एज सच डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में नहीं आता, मैप में तो आता है, बट MCQ में भी आता है, ठीक है। तो हाई ग्रेड हेमेटाइट कहाँ पाया जाता है? बंदम पहाड़ माइंस इन मयूरगंज एंड केंदुजुहार, राइट। यहाँ आपको पाया जाता है हाई ग्रेड हेमेटाइट। झारखंड में पाया जाता है सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। हेमेटाइट आयरन ओर इज माइंड इन गोवा एंड नोवामुंडी। वैसे ही दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट है आपका, दिस इज द ग्रीन पार्ट। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट है ना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में ये पाया जाता है। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट इज फाउंड इन द बैलादिला रेंज ऑफ हिल्स इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। 14 डिपॉजिट्स है ऑफ हाई ग्रेड हेमेटाइट। इट हैज़ द बेस्ट हेमेटाइट, तो आपको पता ही है कि काफ़ी अच्छा क्वालिटी का होता है, कर क्वांटिटी में यूज होता है। इट हैज़ वेरी गुड फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर स्टील मेकिंग। Iron from these points is exported to Japan and South Korea via विशाखापट्टनम पोर्ट। तो विशाखापट्टनम के पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है ये वाला आयरन टू जापान। ये वाला पार्ट थोड़ा रट्टाफिकेशन का है, कुछ नहीं कर सकते, रटना पड़ेगा बैठ बैठ के। तीसरा है बेल्लारी, चित्रदुर्गा, चिकमगलूर, तुमकुर बेल्ट इन कर्नाटका। जो कर्नाटका में रहते हैं उनको थोड़ा आसान होगा ये लर्न करना। इट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। कुद्रेमुख माइंस इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका आर अ 100% एक्सपोर्ट यूनिट। तो कैसे आ सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कि कौन सा जो है आयरन ओर एक 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, तो आप बोल सकते हो कि कुद्रेमुख जो है दैट इज अ 100% एक्सपोर्ट यूनिट एंड इट इज नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्लरी के फॉर्म में पाइपलाइन के थ्रू मैंगलोर पोर्ट से। सो पाइपलाइन में स्लरी के थ्रू भेजा जाता है और मैंगलोर पोर्ट में डाला जाता है, ठीक है। सो दिस पार्ट, और गोवा भी यहीं पर है तो आराम से वो भेज दिया जाता है। फिर आता है आपका महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पर काफ़ी हाई क्वालिटी आपको आयरन ओर मिलता है और इसको एक्सपोर्ट किया जाता है थ्रू द मार्मगांव पोर्ट ऑफ गोवा। ये लर्न करने वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट अभी जो हम करने वाले हैं थोड़ा रट्टाफिकेशन का पार्ट है। इसका PDF डाउनलोड करके लिख लेना कहीं और बार बार इसको याद करना।
दूसरा है मैंगनीज, इसमें सबसे पॉपुलर क्वेश्चन आता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बिगेस्ट और द हैज द मैक्सिमम रिजर्व फॉर मैंगनीज। तो यहाँ क्लियरली है द आंसर इज मध्य प्रदेश। तो ये याद रखना, इस पर हमेशा MCQ आता है, ठीक है। मैंगनीज जो है यूज होता है फॉर स्टील एंड फेरेरो मैंगनीज एलॉय, ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट में यूज होता है। 10 kgs ऑफ मैंगनीज इज रिक्वायर्ड टू मेक ओनली 1 ton ऑफ स्टील, ठीक है। सो दैट इज अबाउट मैंगनीज। फिर है आपका नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन नहीं होता। नॉन फेरस मिनरल्स आर कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड, इन सब में आयरन नहीं होता। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। फिर हम आते हैं कॉपर पे। तो कॉपर गाइस यूजुअली पाया जाता है इन डेजर्ट प्लेसेस, राइट। इंडिया अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉपर नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। जो आपके वायर होते हैं, एम्पलीफायर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, उसमें कॉपर यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ मेलिएबल, डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंडस्ट्रीज। इट इज़ फाउंड इन बालाघाट माइंस ऑफ मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस राजस्थान और सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। फिर हम आते हैं बॉक्साइट पे। तो मैंने आपको बताया था कि बॉक्साइट इज एन एग्जांपल ऑफ कि कैसे रॉक के डिकम्पोजिशन में आपका बॉक्साइट बनता है। डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स दैट इज रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो जो पत्थर एल्यूमिनियम सिलिकेट में रिच होता है, जब वो डिकम्पोज करता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो बॉक्साइट एज ए मिनरल आपको मिलता है। आप बॉक्साइट को एक्सट्रैक्ट करते हो, आपको एल्यूमिना मिलता है। एल्यूमिना को रिफाइन करते हो, आपको एल्यूमिनियम मिलता है। एल्यूमिनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है। आप किचन में हर चीज आपको एल्यूमिनियम या स्टील की मिलेगी। तो आपको पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटल है। बल्कि चलो बाद में बताऊंगी। इट इज़ वेरी लाइट, इसलिए इसको एरोप्लेन बनाने में और स्पेसशिप बनाने में भी यूज़ किया जाता है। गुड कंडक्टिविटी है और ग्रेट मेलिएबिलिटी है। इसको आराम से आप मोड़ सकते हो। इट इज़ फाउंड इन द अमरकंटक प्लाटो, द माइकाल हिल ऑन द प्लाटो रीजन ऑफ बिलासपुर कथनी, राइट। ओडिशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी दे रखा है कि कौन सा स्टेट बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, उसको याद करना। तो ओडिशा इज द बिगेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इन 2016-17। पंचपथमाली डिपॉजिट इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट इन इंडिया, ठीक है। फिर हम आते हैं माइका पे। माइका जो है बहुत ज़्यादा पतली लीव्स में आपको मिल सकता है। इट स्प्लिट्स इजीली इनटू थिन शीट्स। थाउजेंड्स ऑफ शीट्स कैन बी लेयर्ड टू मेक इट अ फ्यू सेंटीमीटर्स हाई। ये क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन में पाया जाता है। इसमें एक एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। लो पावर लॉस फैक्टर होता है, इतना पावर लूज नहीं करता। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है और रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज होता है। साइंस है, कुछ तो पता ही होगा आपको। अच्छा, माइका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज आई टोल्ड यू, वो टूथपेस्ट में भी यूज़ होता है, मेकअप में भी यूज़ होता है। एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी आई थी एक IAS ऑफिसर की, जो एक स्पीच दे रही थी और उनसे पूछा गया था कि आप मेकअप क्यों नहीं लगाते। वन ऑफ द स्टूडेंट हैड आस्क्ड, और उन्होंने बोला था कि मैं इसलिए मेकअप नहीं लगाती क्योंकि आई कम फ्रॉम एन एरिया इन झारखंड जहाँ माइका की माइंस है, और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से एक्सट्रैक्ट कराया जाता था माइका, जो मेकअप इंडस्ट्री में यूज़ होता है, उसी से मेकअप इंडस्ट्री चलती है। तो और बहुत बच्चे उसमें मर जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लिपस्टिक लगा रहे हैं, मेकअप लगा रहे हैं, इट इज़ लाइक एक होता है ना, खून है उसमें छोटे बच्चों का, राइट। तो उन्होंने कहा इसलिए मैं कभी नहीं लगाती। एनीवेज, पता नहीं कहानी क्यों सुनाई मैंने आपको। तो इट इज फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लाटो। कोदरमा गया हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। राजस्थान में इट इज फाउंड अराउंड अजमेर, और नेल्लोर माइका माइन ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब हम रॉक मिनरल्स की बात करते हैं जो सेडिमेंटेशन से बनता है, पत्थर में दिखाई देता है, जैसे लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है फॉर्म होता है व्हेन रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है और इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री में या फिर आयरन को स्मेल्ट करने में, ठीक है। चलो, अब हम फाइनल पार्ट ऑफ द टुडे सेशन पे आते हैं, व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग। इस पे 5 मार्कर क्वेश्चन आता है, 3 मार्कर क्वेश्चन आता है, और भगवान इसी पे आए
है ना। चलो, तो माइनिंग के काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है ऑन माइनर्स एज वेल एज ऑन द एनवायरनमेंट। माइनर्स की बात करें कि जो माइनिंग आप करते हो, जब धरती के नीचे जाके मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हो, तो ये खतरे के खिलाड़ी बन के आप ये कर रहे होते हो। जो आपकी फ्यूम्स निकल रही होती है ये आपके लंग्स को इम्पैक्ट करती है, मेकिंग देम वल्नरेबल टू पल्मोनरी डिजीजेस, मतलब लंग से रिलेटेड डिजीजेस उनको आराम से हो जाती है ना। काफ़ी बार माइन की रूफ कोलैप्स कर जाती है, फायर आ जाता है, आग लग जाती है कोल माइंस में, एंड दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट थ्रेट टू माइनर्स। एक ज़माने में तो बहुत माइनर्स मरते थे, आज तो फिर भी सेफ्टी बेटर हो गई है। The water sources in the region get contaminated due to mining. This is a big thing. बहुत जगह आप देखोगे कि माइनिंग के अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ माइनिंग हुई, यहाँ गड्ढा खोदा जाएगा तो वो जो कूड़ा है वो पानी में जाएगा, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट होगा, आसपास की नदियाँ जो है खराब हो जाएंगी, अनफिट फॉर ह्यूमन यूज हो जाता है फिर वो पानी। Dumping of waste and slurry leads to degradation of land, soil and increases the river pollution. ठीक है। नाउ द फाइनल पार्ट, इस पे भी एज अ 5 मार्कर भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्कर भी, है ना। वाई शुड वी कंजर्व मिनरल्स, क्यों हम लोग मिनरल्स कंजर्व करें। मिनरल्स हमें इसलिए कंजर्व करना चाहिए बिकॉज दे आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल है, ऐसा मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसा नहीं कि हम लैब में बना सकते हैं अपने सारे मिनरल्स, है ना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत से वो बनते हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स इज ओनली 1% ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। तो मिनरल्स वैसे तो हर जगह है, लेकिन कितना आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो दैट इज ओनली 1%, बाकी सब काफ़ी ज़्यादा डिफ्यूज है ना, काफ़ी ज़्यादा। जैसे आपका चावल गिर गया, है ना, लेट्स से चावल गिर गया और चावल पूरे रूम में गिर गया, अब आप एक एक चावल क्या उठाओगे, झाड़ू लगा के चावल फेंक दोगे, कहोगे कि यार ये तो मेरे यूज़ का नहीं है। पर अगर एक जगह बहुत सारे ऐसे कटोरी भर के एक जगह गिर गया तो आप उठा के वापस डाल सकते हो, समझ गए। तो वैसे फैले हुए मिनरल्स ओनली 1% इज वर्केबल, राइट, एक्सट्रीमली वैल्यूबल है, शॉर्ट लिव्ड पोसेशंस है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट अगर हम आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करते रहें और आयरन ओर या फिर कोई भी मिनरल कम होता गया तो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज और क्वालिटी विल डिक्रीज। देखो, अगर हम एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, अपना कंजम्पशन रोकेंगे ही नहीं, साल में 1 नहीं 5 फ़ोन खरीदेंगे, घर में 2 नहीं 3 गाड़ियाँ रखेंगे, 2 भी बहुत ज़्यादा है ना, तो फिर व्हाट आर वी डूइंग, वी आर फिनिशिंग आवर मिनरल्स। हम लोग मिनरल्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कंजम्पशन कर करके, राइट, एंड उससे क्वालिटी भी कम होगी और कॉस्ट भी बढ़ेगी मिनरल्स की। तो हमें क्या करना चाहिए, मेटल को रिसाइकिल करना चाहिए। जैसे गाड़ियाँ है, पुरानी हो गई तो कोई फिकती थोड़ी ना है, वो मेटल स्क्रैप में जाती है, रिसाइकिल होती है। बेटर टेक्नोलॉजी इवॉल्व करनी चाहिए जिससे मतलब हम कम कंटैमिनेशन, कम पॉल्यूशन करके ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर पाए और उसको यूज़ कर पाए, right, without pollution. So these are the things that we can do for the minerals. अब अगले सेशन में हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं जो कल होगा। मेक श्योर दैट यू कम फॉर द सेशन। नोटिफिकेशन चाहिए तो वीडियो को थम्स अप, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। होमवर्क देख लेते हैं, आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। Which ore is the most important industrial iron ore in terms of quantity used? मैंने कहा था एक है क्वांटिटी के लिए, एक है क्वालिटी के लिए। कोदरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? कोदरमा झारखंड में ये आपके मेकअप में भी यूज होता है। ओए, तीसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फॉर्म बाय डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक लीडिंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल? तो जब रॉक वेदर हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो इससे एल्यूमिनियम भी निकलता है। तो कौन सा आपका मिनरल पाया जाता है? काफ़ी हिंट दे दिया मैंने आपको। आई विल बी पोस्टिंग द PDF ऑन द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, एंड दैट इज इट। आई होप आज आपको सेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, नॉलेजेबल लगा। पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।